साथियों नमस्कार। हम लोग आज शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा मुख्य परीक्षा 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है सामान्य हिंदी में। ठीक है, हमारा यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम 2023 का जो शेड्यूल मिल चुका है, आप लोग देख लीजिए उसको। 9:30 बजे 12:30 बजे पेपर है हमारा 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर को हमारा पेपर शुरू है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इधर उधर की बात ना करके हम लोग सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और इसी पे आधार पे आपका जो इस बार का क्वेश्चन होगा इसी आधार पे क्वेश्चन होगा। इसलिए हमें इधर उधर ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इसमें आप 100+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। क्लियर है? ये 100 नंबर का है तो 100+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ये वैसा सेक्शन है जिसको सारे लोग इग्नोर करते हैं और बट ये रैंक बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गद्यांश का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्लियर है? मैं एक बार पढ़ लेता हूँ उसको, उसके बाद क्वेश्चन पे हम लगाएंगे। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता और प्रमुखापेक्षिकता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पार दुखता कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुजर रहे हैं। आज नाना भांति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति धर्म विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने गाने तक पर अशुद्देश्य का आरोप लगाया जाता है। उसके तप और सत्यनिष्ठा का मजाक उड़ाया जाता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, अपने मन में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्या लिखना है? भावार्थ। ये हर साल क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, भावार्थ लिखने के लिए कहेगा अपने शब्दों में, इसको अपने हिसाब से लिख लीजिए, जो दिया है उसी को छोटा करके। ठीक है, और ये क्वेश्चन हर बार आएगा, इस बार भी आएगा। गद्यांश दिया रहेगा और उसको भावार्थ पूछेगा। दूसरा क्या कह रहा है, साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। लक्ष्य की बात पूछ रहा है। ठीक है ना, किसकी बात? लक्ष्य की बात। किसके? साहित्य के लक्ष्य की बात। साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार की। इस गद्यांश के बेस पे बोलना है, हमें बाहर से कुछ नहीं है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है, जो इसने कहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तीसरा है, प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियों की, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी पंक्तियों में उसने रेखांकित कर दिया और उसकी व्याख्या मांगा है। अब कोर्स देखिए, हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला भावार्थ पूछा है, दूसरा उस विषय के आधार पर गद्यांश के आधार पर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा है साहित्य के लक्ष्य के विषय में, और तीसरा कह रहा है कि इसकी व्याख्या की, जो भी रेखांकित पंक्तियाँ। ठीक है ना, रेखांकित पंक्तियाँ अभी आपने देखा, ये देख रहे हैं सारे रेखांकित हैं। आपने ये देखा सारा क्या है, रेखांकित है ना, जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ ऑलरेडी। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आते हैं हम लोग सीधे आंसर में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ बताइए। तो भावार्थ, गद्यांश का भावार्थ, गद्यांश का भावार्थ। ठीक है, गद्यांश का भावार्थ आपको क्या लग रहा है? आपने जो पढ़ा, भावार्थ का मतलब होता है कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से क्या उसकी भावनाएं निकल के सामने आ रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर, पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है? आंसर होगा कि लेखक के अनुसार सच्चे अर्थों में साहित्य वह होता है जो मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करने में समर्थ हो। ऐसा साहित्य जो मनुष्य को प्रेरित ना कर सके या उसे कुंठा या हीनता से बाहर ना निकाल सके, उसे साहित्य नहीं मात्र वाकजाल कहना चाहिए। लेखक के अनुसार, ये शब्द आप जरूर डालें। कौन सा शब्द? लेखक के अनुसार। ठीक है, लेखक के अनुसार यह एक कठिन समय है जबकि समाज संकीर्ण मानसिकता एवं सांप्रदायिक भेदभाव का शिकार है। दलगत स्वार्थ ने मनुष्य को खंडित किया है। आज महज मनुष्य की दलगत भिन्नता ही उसे मजाक का पात्र बनाती है। क्लियर है? तो गद्यांश के भावार्थ में हमने क्या किया, जो टॉपिक उसमें दिया हुआ है उस टॉपिक को थोड़ा सा हमने इलेबोरेट कर दिया, और उसमें हमने बस इतना सा इस बात का ध्यान रखा कि लेखक के अनुसार वाला सब थोड़ा सा जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि वो हमारे ऊपर बर्डन नहीं जाएगा, वो बर्डन जाएगा कि लेखक ने ऐसा कहा था। ठीक है ना,
तो इस टाइप से हम लोग इसको शुरू करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है। सिमिलरली हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, दूसरा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था। दूसरा क्वेश्चन है साहित्य के लक्ष्य के विषय में उपयुक्त गद्यांश के आधार पर विचार कीजिए। जो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था, बार बार आप जाइए कहाँ पे, जो आप गद्यांश पढ़े हैं उस गद्यांश पे आप बार बार जाना है, उस गद्यांश पे बार बार जानना है, उसी के आधार पे हमें क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो देर न करते हुए सीधे हम लोग आंसर पे आते हैं। आंसर स्पष्ट है, साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है। जब उसने साहित्य के बारे में पूछा तो हम सीधे साहित्य पे आते हैं। साहित्य का शाब्दिक अर्थ होता है हित सहित। ऐसे समस्त विचार या संग्रह जो मानव मात्र के कल्याण के लिए हो, साहित्य कहलाते हैं। साहित्य मनुष्य में मानवीय गुणों का परिष्कार करके उसे स्वावलंबी बनाता है, उसके हृदय को संवेदनशील एवं उदार बनाता है तथा उसके आत्मिक गुणों का विकास करता है। साहित्य मनुष्यों को संकीर्ण स्वार्थों से उबार कर उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करता है। सच्चे अर्थों में साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है। क्लियर है, साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हो गया हमारे। उसके बाद आते हैं जो रेखांकित वाले टॉपिक हैं, उस रेखांकित वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे। रेखांकित उसने 2-3 अलग कर रखे हैं। जो पहला वाला है उसको हम देखते हैं। में साहित्य डॉक्टर संकोच होता है। लेखक के अनुसार, इस बात को हमें ध्यान रखना है, इस बात को जरूर मेंशन करें। लेखक के अनुसार साहित्य का प्रमुख उद्देश्य मानव में मानवीय गुणों का विकास करना है। साहित्य से मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है, वह कुंठा एवं हीनता से मुक्त होकर स्वावलंबी बनता है। साहित्य से मनुष्य की आत्मा का विकास होता है। साहित्य से मनुष्य में सहनशीलता, संवेदना, परस्पर दुख सुख के भावों को समझ का विकास होता है। यदि कोई साहित्य अपने उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल है तो वह साहित्य नहीं हो सकता है। ऐसी दिशा में उसे वाकजाल कहना ही बेहतर है। किस दिशा में? जब वह साहित्य नहीं हो सकता। कब? जब अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल है तब, ठीक है, उसे वाकजाल कहना ही बेहतर है। ये पहले वाले का है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, आज नाना प्रकार के डैश 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 असंभव हो गया है। इसमें हम ध्यान दें, जब भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है गद्यांश के अनुसार, ठीक है ना, लेखक के अनुसार, इन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे तो उससे हम इस बात से बच जाएंगे, हम सीधे क्वेश्चन पे पॉइंट कर रहे हैं, हिट आउट कर रहे हैं। गद्यांश के अनुसार आज समाज में सर्वथा स्वार्थ व्याप्त है। स्वार्थ मनुष्य के विवेक को नष्ट कर दिया है और इसी विवेकहीनता ने समाज को भिन्न भिन्न समुदाय एवं दलों में विभक्त कर दिया है। इसी स्वार्थ के अधीन होकर मनुष्य मात्र अपने ही जाति धर्म के हित में सोचता है, वह मानव मात्र के कल्याण के लिए नहीं सोच पाता है। क्लियर है। तीसरा, दुनिया छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गई है, डॉस्टरस हो गई है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? आत्ममुक्ता स्वार्थ को जन्म देती है। स्वार्थ संकीर्णता को और संकीर्ण स्वार्थ समाज को खंडित करता है तथा मनुष्य मनुष्य में भेद पैदा करता है। भेद ही समाज को भिन्न भिन्न दलों में विभक्त करता है। भेद ही क्या करता है? समाज को भिन्न भिन्न दलों में विभक्त करता है। क्लियर है। ये हो गया हमारा उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग नए क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है? निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क्लियर है। ये भी क्वेश्चन किस पे है? गद्यांश पे, ठीक है। इस बार भी आया था, इस बार भी पूछेगा। क्लियर है। गद्यांश पे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से पूछेंगे और हर साल पूछते हैं, इसलिए हमें गद्यांश को थोड़ा गौर से देखना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? जो गद्यांश दिया उसको पढ़ेंगे। परिवर्तन से हम बच नहीं सकते, परिवर्तन से बचना अगति और दुर्गति को आमंत्रित करना है। यद्यपि स्थिरता में किसी अंश से सुरक्षा है तथापि बिना जोखिम लिए आगे नहीं बढ़ा जाता है। नियमों की स्थिरता जो विज्ञान में है और स्फूर्ति में जीवन की गतिशीलता जो साहित्य में है, दोनों के बीच का हमें संतुलित मार्ग खोजना है। जीवन के संतुलनों में नए और पुरानों का संतुलन भी विशेष महत्व रखता है। संसार की गतिशीलता के साथ हमको भी गतिशील होना पड़ेगा, किंतु आंखें मूंद कर अंधकार की खाई में कूदना सूरता नहीं है। हमको आगे कदम बढ़ाना है, किंतु आंखें खोलकर। नवीन के लिए हम अपने मन मंदिर का द्वार सदा खुला रखें, पूर्वाग्रहों से काम ना लें, उसके पक्ष और विपक्ष की युक्तियों को न्याय की तुला पर तौलें। एक सीमा के भीतर नए प्रयोगों को भी अपने जीवन में स्थान दें, किंतु केवल नवीनता के प्रमाण पत्र मात्र से संतुष्ट न हो जाएं। जिस तर्क बुद्धि को हम प्राचीन प्रथाओं के अनुरूप में लगाते हैं, उसी निर्मम तर्क को नवीन के परीक्षण में भी लगावें, किंतु नवीन को भूत की भांति भय का कारण न बनावें। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। क्लियर है। उचित शीर्षक दीजिए। क्लियर। उसका मेन हेडिंग जो है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद उसमें किया है प्राचीन और नवीन में संतुलन क्यों आवश्यक है, विचार कीजिए। प्राचीन और नवीन में संतुलन
क्यों आवश्यक है, इस पर विचार करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्यों आवश्यक है। तीसरा है प्रस्तुत गद्यांश का संक्षेपण दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का संक्षेपण दीजिए। ठीक है, संक्षेपण की बात की है उसने, संक्षेपण की बात किया है, संतुलन की आवश्यक है इसकी बात किया है, प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक की बात किया। ये हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जो गद्यांश में पढ़ा था उस गद्यांश का हम शीर्षक क्या बनाए हैं। उस गद्यांश का शीर्षक बनाए संतुलन का महत्व। इसका शीर्षक क्या बनाए, संतुलन का महत्व। क्लियर है, टॉपिक पढ़ने से मालूम चल जाएगा इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के आंसर में क्या हो जाएगा, सतत परिवर्तनशीलता ही शाश्वत सत्य है। परिवर्तन नवीनता को जन्म देता है। यह नवीनता काल के गर्त में समाहित होकर प्राचीनता में परिवर्तित होती रहती है। प्राचीनता हमें हमारे मूल एवं आधार से जोड़े रखती है। वही नवीनता भविष्य की ओर देखने को बाध्य करती है। भविष्योन्मुखी दृष्टि प्रगति का परिचायक है। इस तरह दोनों के मध्य संतुलन हमें अपने मूल से जुड़े हुए भी प्रगति करने के अवसर प्रदान करता है, परंतु पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास जो क्रमशः प्राचीनता एवं नवीनता से उपस्थित इस संतुलन के उद्देश्य को नष्ट न करते, हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसको अपने भाषा में आप इसको देख सकते हैं। तीसरा था गद्यांश का सारांश या संक्षेपण। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितना उसमें दिया हो सारा चीज़ इसमें आ जाए और हम अपनी बात को कहने में सक्षम हो पाएँ। परिवर्तन एवं संतुलन परिवर्तन से बचने के प्रयत्न में हम दुर्गति को आमंत्रित करते हैं। स्थिरता में सुरक्षा और जोखिम दोनों निहित है। स्थिरता एवं गतिशीलता में संतुलन बनाने के लिए हमें विज्ञान के नियमों तथा साहित्य की स्फूर्ति में जीवन में संतुलन बनाना पड़ेगा। विरुद्धों का संतुलन ही जीवन है। प्राचीन व नवीन के मध्य संतुलन भी इसका एक उदाहरण है, परंतु इस संबंध में हमें पूर्वाग्रह एवं अंधविश्वास का परित्याग करना चाहिए। प्राचीन प्रथाओं के उन्मूलन को ही की भांति नवीन प्रयोग में भी तर्कशीलता का परिचय देना चाहिए। इस तरह से हम इसका संक्षेपण कर सकते हैं। क्लियर है, तो इस पे 2 क्वेश्चंस हो गए जो आपने देखा अभी तक। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 क्वेश्चन हमारे गद्यांश पे थे और तीसरा क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे सिलेबस, जब सिलेबस देखेंगे सिलेबस में लिखा हुआ अधिसूचना, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, अधिसूचना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिसूचना को परिभाषित करते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व्यय बढ़ाने के संदर्भ में एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। अधिसूचना का प्रारूप तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को भेजने के लिए एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। क्वेश्चन स्पष्ट क्या कह रहा है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए कह रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में कुपोषण से जूझते बच्चों के इलाज के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पूर्व में मांगी गई सहायता को यथाशीघ्र स्वीकार करने के लिए आग्रह किया गया हो। आप इस चीज़ को हम देखते हैं, सीधे क्वेश्चन के आंसर पे आएंगे, इधर उधर की बात न करते हुए। अधिसूचना की परिभाषा। अधिसूचना की परिभाषा क्या है, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, अस्थायीकरण, सेवानिवृत्ति, तैनाती तथा अवकाश स्वीकृति आदि से संबंधित सरकारी सूचना को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के स्तर से जारी की जाती है, अतः इसे सरकारी गजट में प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। किसमें प्रकाशित करते हैं, सरकारी गजट में प्रकाशित करते हैं। अधिसूचना की विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता क्या हमारा है, अधिसूचना का विधिक महत्व यह उन विषयों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें शासन नीतिगत मुद्दा सम्मिलित होता है। अधिसूचना शासकीय विषयों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी दस्तावेज माना जाता है। अधिसूचना राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इसका प्रकाशन सरकारी गजट में किया जाता है। यह किसी विभाग के संबंध में सरकारी सूचना होती है, कभी कभी आम जनता से संबंधित भी होती है। अधिसूचना में पृष्ठांकन अनिवार्य होता है, जो पृष्ठ भी लिखे होते हैं ना, पृष्ठ नंबर 1, 2, 3, 4, पृष्ठांकन अनिवार्य होता है। सूचना प्राप्त करने वाले अधिकारी को पृष्ठांकन की एक प्रति भेज दी जाती है। अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि यह सरकार के निर्णय की जानकारी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ जनसाधारण को भी हो जाए। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अधिसूचना का उदाहरण दिया हुआ है, कार्मिक मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन अनुभाग 1, और संख्या जो भी है संख्या हम डालते हैं, उसमें डाला जाता है दिनांक, जो भी दिनांक है आप दिनांक अपने हिसाब से डाल लीजिए, लखनऊ में दिया हुआ है। अब अधिसूचना पे हम देखते हैं कि अधिसूचना हमारा क्या कहता है। ठीक है ना, आप नोटिस बोर्ड पर देखते होंगे इस तरह की अधिसूचनाएं लिखी मिल जाएगी आपको। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ ने राज्य के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति व्यय बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष को विस्तार देते हुए 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 2020
में लागू मानी जाएगी। आज्ञा से हस्ताक्षर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना, जिनका भी हस्ताक्षर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे अपना साइन वाइन कर देते हैं, ठीक है, जो मुख्य सेक्रेटरी हैं। क्लियर। तो ये सारी बातें हो गई अधिसूचना से रिलेटेड, हमारा क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। अब हम इसी को जब लेटर लिखते हैं और किसी न किसी को भेजा जाता है वो लेटर, ठीक है ना, तो भेजेंगे तो हम उसका भी विवरण करेंगे। जैसे संख्या उसमें डाल दिया 125, जो भी उसमें मेंशन करेगा। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थियों और से कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस बात को ध्यान रखें, प्रतिलिपि जरूर भेजना है, ठीक है ना, प्रतिलिपि जरूर भेजना है, ठीक है, सूचनार्थियों और से कार्यवाही हेतु प्रेषित। किसको उसने भेजा है? अनुसचिव शिक्षा विभाग, कोषाधिकारी शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, आज्ञा से। बाकी जो भी उसका होगा अपना सिग्नेचर कर लेगा वहाँ पे वो। क्लियर है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था, अर्ध सरकारी पत्र। अब अर्ध सरकारी पत्र किसको कहते हैं? ठीक है, किसको कहते हैं? अर्ध सरकारी पत्र। पहले इसका हम डिफिनेशन देंगे। समान स्तर के अधिकारियों के मध्य सरकारी कामकाज से किए गए पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इस पत्र का स्वरूप अनौपचारिक होता है। कैसा होता है? अनौपचारिक स्वरूप होता है। यह व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, अर्ध सरकारी स्वरूप पत्र का प्रारूप देख लीजिए। किसने लिखा है वो अपना ऊपर में लिखता है, जो भी सचिव उनका नाम भी हो जाएगा, उन सचिव हो जाएंगे। और ये सारा हमारा डिटेल्स हो जाएगा, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में डालेंगे, कौन से पत्र संख्या है, कौन सा विभाग है, अनुभाग है, कितनी तारीख को उसमें डाला है, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं क्या लिखा जाता है। प्रिय श्री, जो भी उनका नाम होगा, उनका जो भी नाम होगा, ठीक है। मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि उत्तर प्रदेश पिछले 5 माह से बच्चों के कुपोषण से जूझ रहा है, जिस कारण से हजारों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले माह उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। इससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस मुद्दे पर व्यक्तिगत ध्यान देकर सहायता राशि स्वीकृत करने की कृपा करें, ताकि समय रहते बच्चों को इस समय से निजात दिलाया जा सके। ससम्मान, ठीक है ना। और जो भी दिए हैं भवनिष्ठ को अपना हस्ताक्षर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी देंगे वो अपना यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे। क्लियर। और जो उन्होंने लिखा है कौन थे, किसको लिखा गया है? तो श्री, जो भी उनका नाम होगा सेक्रेटरी साहब का, उनका नाम हो जाएगा सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ से आपका व्याकरण शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से व्याकरण का क्वेश्चन आना शुरू होता है। निम्नलिखित उपसर्ग या प्रत्ययों में से एक एक शब्द की रचना कीजिए। ठीक है, क्या पढ़ना है? उपसर्ग प्रत्यय पढ़ के जाना है, इस बार भी पढ़ के जाना है, ठीक है ना। उपसर्ग प्रत्यय इस बार भी पढ़ के जाना है। 2023 में भी क्वेश्चंस रहेंगे इससे, उपसर्ग प्रत्यय से। चलिए, क्या क्या दिया? अधि, परि, भर, अठ, नी, खुश, इक, आइन, आई, अक्कर। उसको बनाइए उसके हिसाब से। अधि से क्या हो गया? अधिकार, अधिशासी, अध्यात्म, अध्यक्ष। परि से क्या हो? परिक्रमा, परिभ्रमण, परिणाम, परिधि, परिश्रमण। कोई दो ही तो लिखना है ना। भर, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरकोश। अठ, अठन्नी, अठखेलियाँ, अठवारा, अठमासा। नी, निषेध, निकम्मा, निठल्ला, निधरक। खुश, खुश दिल, खुश किस्मत, खुश मिजाज, खुशखबरी। इक, शाब्दिक, आर्थिक, व्यवहारिक, औपन्यासिक। आइन, ठाकुराइन, पंडिताइन, ललाइन, बनियाइन, बोलते हैं ना। आई, मिठाई, ठकुराई, लिखाई, बुआई, चढ़ाई। अक्कर, पियक्कर, बुझक्कर, कुदक्कर, घुमक्कर एंड सो ऑन। आपको दो लिखना है, आप इसमें इसको दो लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विलोम शब्द अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विलोम शब्द। इस बार भी आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार देखने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसे रिपीट हो जाए, ठीक है ना। ऐसे रिपीट हो जाएंगे तो आपको आराम पड़ जाएगा उस चीज़ को, ठीक है। सब क्या है? विलोम शब्द को देखेंगे हम लोग, ठीक है। सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पर। आवरण। आवरण का क्या होगा? अनावरण। आवरण का अनावरण। क्लियर। कृतज्ञ का कृतज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, नैसर्गिक, कृत्रिम, नैसर्गिक, कृत्रिम, अधम, उत्तम, अधम, उत्तम, आहूत, अनाहूत, आहूत, अनाहूत। सकर्मक, अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक। मान, अपमान, घात, प्रतिघात, वैतनिक, अवैतनिक, ठीक है ना। हो सकता है इसमें से कुछ रिपीट कर जाए, इसको याद ही कर लें आप लोग, ठीक है। इसको जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 कहते हैं निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। फिर आएगा वाक्यों का शुद्धिकरण, इस बार भी आएगा, ठीक है ना।
वाक्यों को शुद्ध कर रहे हो। क्लियर। यहाँ आँखों से देखी घटना है, 100 रुपया 100 धन्यवाद प्राप्त हुआ, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ इस चीज़ को हम लोग क्या करना है, आंसर सही से करना है। जैसे शुद्ध वाक्य क्या हो, शुद्ध वाक्य में यह आँखों देखी घटना है, क्या है, आँखों से देखी नहीं, आँखों देखी घटना है। 100 रुपये प्राप्त हुए, धन्यवाद या 100 धन्यवाद लिखते हैं। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। क्लियर है। दक्षिण का अधिकांश पठार है, दक्षिण का क्या है, अधिकांश पठार है। मैंने कहा कि कल मत आना, मैंने कहा कि कल मत आना। क्लियर है। उन सारे वाक्यों को लोग देख लेंगे एक बार। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, मैंने बोला कि कल मत आना, ठीक है ना, मैंने बोला कि कल मत आना, जबकि सही आंसर क्या होगा, मैंने कहा कि कल मत आना। ठीक है। तो देखने में वो भी बराबर ही लग रहे होते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी चीज़ को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्धिकरण का भी क्वेश्चन आएगा, और इस बार भी आएगा, तैयार रहें आप लोग। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी आएगा। क्लियर। अब हो सकता है कि कुछ इसी में मिल जाए, शिक्षणेतर, उपरोक्त, सौहार्द, पूजनीय, सौजन्यता, देखने में ये भी सही लग रहा होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ हैं। खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत होता है। हिंदी वालों का फिर भी ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिन से वो हिंदी लिखने रहे होते हैं, इसलिए उनको दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं इसको। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला। ठीक है। और शुद्ध क्या लिखा है और शुद्ध कैसे लिखेंगे। शिक्षणेतर, ठीक है, डबल तो इसने डाल दिया है, ये नहीं होगा, क्या होगा, शिक्षणेतर। उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त नहीं क्या होता है, उपयुक्त होता है। सौहार्द्र नहीं है, सौहार्द्र होता है। पूजनीय, पूजनीय, ये उकर, ठीक है। सौजन्यता, सौजन्य, सौजन्य। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द, ये फिर से रिपीट होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसलिए इसको बार बार पढ़िए, हो सकता है वही क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए। क्लियर है। 2023 के लिए भी। चलिए देखते हैं वाक्यांश क्या क्या है। आकाश को चूमने वाला, संध्या और रात के बीच का समय, हमेशा रहने वाला, 100 में 100, जो बात वर्ण से परे हो। चलो देखते हैं। आकाश को चूमने वाला क्या हो गया, गगनचुंबी हो गया। संध्या और रात के बीच का समय क्या हुआ, गोधूली वेला कहते हैं ना, गोधूली वेला, शाम को जो होता है ना गोधूली वेला, जिसमें गांव में वो संजत दिखाते हैं। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, जो हमेशा रहेगा शाश्वत। 100 में 100, 100%, 100%, जो बात वर्णन से परे हो, अवर्णनीय। ठीक है ना। इन सारे शब्दों को इस तरह से वाक्यांश के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको आप लोग एक पूरा एक शेड्यूल उनको आप याद कर लीजिए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेड हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। क्लियर है। मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ लिखने हैं, और ध्यान रखना कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ फिर से रिपीट होगी। ये कब, 2023 में फिर से आएगी। ठीक है। और इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। क्लियर। चलिए, नकर खाने में तूती की आवाज़, मक्खी मारना, तिल का तार बनाना, सिर आँखों बैठाना, हवा का रंग देखना, ढाक के 3 पात गुरु कीजिए जाने के, पानी पीजिए छान के, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, फूहर चले 9 घर हाले, अपनी करनी पहाड़ उतरनी। ठीक है। इन सबको हम लोग देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मात्र 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। 8 क्वेश्चन में ही आपका समझ लीजिए 150 नंबर है। ठीक है। थोड़ा ध्यान से देंगे तो 125 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, अदरवाइज 3rd डिजिट में तो आना ही आना है। चलिए पहला है हमारा, नक्कर खाने में तूती की आवाज़। पहला क्या है, नक्कर खाने में तूती की आवाज़। बड़े लोगों के भी छोटी की बातों को कौन सुनता है। ठीक है ना। नक्कर खाने में तूती की आवाज़, जो बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, छोटी बातों कौन सुनता है वो। इसका प्रयोग उन बड़े बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों के बीच श्यामलाल का सुझाव नक्कर खाने में तूती की आवाज़ की भांति अनसुनी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी, अनसुनी कर दी गई थी। मक्खी मारना नहीं देखता है, नहीं बोलते ये मक्खी मारना होता बैठ के, फालतू बैठिए बेकार काम करते रहना, उसको क्या बोलते हैं, मक्खी मारना। गाँव मिल जाएंगे बहुत सारे लड़के, क्या बोलते हैं, ये मक्खी मारता है, कुछ नहीं करते। सरकारी कानून के कारण बेचारे का काम धंधा चौपट हो गया, अब बैठा मक्खी मार रहा है। चलिए अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरा है आपका, तिल का तार बनाना। बढ़ा चढ़ा के जो मीडिया वाले नॉर्मली करते हैं, तिल का तार बनाना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर। ठीक है। वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के प्रशासकीय अधिकारी उसकी सफलता को जनता के सामने क्या करते हैं, तिल का तार बना के पेश करते हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है। चलिए
सिर आँखों पर बैठाना, सिर आँखों पर बैठाने का मतलब बहुत आदर सत्कार करना, ठीक है ना, उसने सिर आँखों पर बैठा रखा है, बहुत दुलारा है। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तब भारतीय जनता ने उन्हें सिर आँखों पर बैठा लिया। क्या किया? सिर आँखों पर बैठा लिया। चौथा है हवा का रंग देखना। हवा का रंग देखना, हवा का रंग देख के बदल जाता है। स्थिति देखकर काम करना, वो समझ में आ जाता है। रामविलास पासवान थे ना, वो हर सरकार में मंत्री रहे हैं, ठीक है, वो हवा का रंग देख लेते थे। चलिए इनको देखते हैं हम लोग। उनकी सफलता का राज यह है कि वह कोई भी काम हवा का रंग देखकर करता है। चुनाव के टाइम में देखना भी, बहुत सारे लोग इधर से उधर, उनको पता चल जाए किसका हवा बन रहा है, उस पार्टी के साथ हो जाते हैं। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ढाक के 3 पात। सदा एक सी दिशा में रहना, सदा एक सी दिशा में रखना, ठीक है। ढाक के 3 पात, कितना भी समझा बुझा लो वही करेगा, ठीक है ना, एक ही दिशा में रहेगा। उसके कर्म ही ऐसे हैं जिस कारण उसकी स्थिति सदा ढाक के 3 पात की तरह रहती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। बिना जांचे परखे किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आवारा कवारा कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे PYQ को एनालिसिस कीजिए, ठीक है, और वहाँ से आप एनालाइज कीजिए, आपको क्या क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। फालतू के ढेर सारे मटेरियल को ये नहीं करना है कि लगे रहो, ठीक है। चलिए कोई नहीं। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। मोहन के जीवन का एक ही सिद्धांत है, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। इसका मतलब आप उस चीज़ को लीजिए ना जो आप काम की चीज़ है, ठीक है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर, इसके एनालिसिस देखें, हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे काम की हैं, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे हमारे। देखिए, कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारत जाए। जो व्यक्ति खेती रहने पर भी पैसों के लिए परदेश जाता है, उसका जन्म बेकार या निरर्थक है, मतलब उसकी अपनी संपत्ति बर्बाद हो रही है और वो बाहर घूम रहा है, ठीक है। रमेश के पास 5 बीघे जमीन होते हुए भी वह पैसों के लिए प्रदेश जाकर कब प्लेट धो रहा है, उसका जीवन निरर्थक या बेकार है। सत्य कहा गया है, कर खेती प्रदेश को जाए, वाको जन्म कारत जाए। चलिए ये सेकेंड लास्ट हमारा टॉपिक मतलब क्वेश्चन है। फूहर चालें नवघर हालें, गंवारों का कीर्त स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी क्षति पहुंचाता है। जो गंवार लोग हैं क्या करते हैं, अपना क्षति करते हैं, दूसरों को भी क्षति पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल प्रयोग कैसे किया है देखिए इसको। रत्नेश की सिगरेट पीने की बुरी लत उसे तो रोगी बना ही रही है, साथ ही उसके आस पड़ोस जो पास पड़ोस के लोग हैं उनको बीमार कर रही है। इसे कहते हैं फूहर चाले नवघर हाले। अब कोई रत्नेश होंगे बुरा मत मानिएगा, ये कोई भी किसी का नाम डाल सकते हैं, क्लियर। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपना काम ये फलदायक होता है, जो आप मेहनत करोगे उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। इसलिए फोकस हम लोग को इसको चरितार्थ भी करनी अपनी लाइफ में, अपनी करनी पार उतरनी। अपना इतना ध्यान रखो जिससे हमारा नंबर बन जाए। अपना किया काम ही फलदायक होता है। जीवन में सफल होने के लिए स्वयं परिश्रम करो, क्योंकि अपनी करनी पार उतरनी है। सिर्फ 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 8 क्वेश्चन पढ़ने से, 8 क्वेश्चन के ढंग से आप लोग रिप्लाई करते हैं तो 125 प्लस मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इतना चांस किसी और पेपर में नज़र नहीं आता, इसलिए आप इस चीज़ को बढ़िया से करें। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इट्स ओके, बाय बाय।